नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे, हम लोग दिल्ली सल्तनत पर चर्चा कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत का जो एक भाग यानी पार्ट 1 था वो हो चुका है, जिस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोगों की मुलाकात, आज हम लोगों की बात, आज हम लोगों की प्रैक्टिस जो पार्ट 2 है उस पर होनी है। तो पार्ट 2 को शुरू करने से पहले शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वो आप कर भी रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी करेंगे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो ओवरऑल हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, दिल्ली सल्तनत के भाग 2 को, पार्ट 2 को। और हम लोगों के सामने अब जो पहला सवाल आ रहा है वो पहला सवाल है, हु इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल सिस्टम? बाजार नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे एक यूनिक सिस्टम पाया गया, जो सबसे अलग व्यवस्था पाई गई, वो थी बाजार नियंत्रण की व्यवस्था। और इस व्यवस्था की शुरुआत जिसने की है, देखिए बहुत आसान सवाल है और हम लोग सब लोग इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो है हम लोगों का अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की व्यवस्था, जिसे मार्केट कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, उसकी शुरुआत की गई। यानी बाजार में प्रत्येक वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाएगा और उसको उसी कीमत पर बेचना, ये निर्धारित करना, ये सब कुछ उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि अलाउद्दीन भारत विजय अभियान पर निकल पड़ा था, उसका सपना था कम से कम वो सिकंदर सानी वो दुनिया को जीतना चाहता था, जिसमें सबसे पहले हिंदुस्तान पर उसकी नजर पड़ गई है। तो भारत जैसे देश को जीतने के लिए बड़ी सेना, अब बड़ी सेना के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को भी ये व्यवस्था मिल जाएगी कि चीजें एक उचित कीमत पर मिल जाए। हाजी याकूब मलिक, ये वो शख्स है अलाउद्दीन का, जिसने कि कहीं ना कहीं पूरे बाजार का सर्वे किया, चीजों के वास्तविक मूल्य और बेचे जाने वाले मूल्य पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का, वास्तविक मूल्य से लाभ हो लेकिन इतना ना हो कि जनता परेशान हो जाए, तो उस चीज को ध्यान में रखकर इस काम को आगे बढ़ाया गया। तो इस व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सैनिकों की नियमित भर्ती, स्थायी सेना का निर्माण करने का काम किया था। वो अलग बात है कि सेना बनाने का काम बलबन के द्वारा किया गया था, सेना विभाग को बनाने का काम बलबन के द्वारा किया गया, लेकिन सैनिकों की स्थायी भर्ती, उनको नियमित रूप से वेतन देना, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई है। बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक है। यानी बहलोल लोदी से पहले जितने भी लोग हैं उन्हें तुर्की शासक के तौर पर जाना जाता है, और बहलोल लोदी अफगानी व्यक्ति है, यानी उसे अफगान शासक के रूप में माना जाता है। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है, क्योंकि 1526 में इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौर में बाबर के द्वारा आक्रमण किया जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई, जिसका निर्णय बिल्कुल जिसे कहते नहीं है, एक ऐसा निर्णय आया जिससे पूरी सत्ता का परिवर्तन ही हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पराजित हो गया, मार दिया गया, और अब पूरी की पूरी सत्ता एक नए राजवंश के हाथ में चली गई, जिन्हें इतिहास मुगल के नाम पर याद करता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम लोगों का अगला सवाल जो है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू राइट पोएम्स अंडर द निकनेम गुलरुख? निम्न में से कौन गुलरुख के नाम से कविताएं लिखा करता था? मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, खिज्र खां या इल्तुतमिश? तो देखिए, जो गुलरुख के नाम से कविताएं लिखने का काम करते थे उनका नाम था सिकंदर लोदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ जगहों पर गुलरुख की जगह पर गुलरुखी लिखा मिलेगा कि निम्न में से कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। तो ध्यान रखिएगा कि गुलरुखी नाम नहीं था, बल्कि गुलरुखी कविता का आगे चलकर एक संकलन हो जाएगा, जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया है। एक बहुत ही योग्य, काबिल, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है। सिकंदर लोदी के जो प्रधानमंत्री है मियां बुआ है, वो भी एक बहुत ही पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर बहुत कुछ साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया है। इवन सिकंदर लोदी और मियां बुआ ने तो मिलकर फहरंग सिकंदरी जैसी किताब लिखी, जिसमें संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया।
साथ ही साथ लहजत ए सिकंदरी जैसी किताब लिखी गई, जिसमें जो भारतीय गायन शैली है उसे फारसी भाषा में लिखा जा रहा है, तो भारतीय गायन की किताबों को लिखा गया फारसी भाषा में। तो एक साहित्य के लिए बड़ा अच्छा क्षेत्र, बड़ा अच्छा समय माना जाता है और इसे गुलरुख के नाम से जाना जाता है, वो है सिकंदर लोदी। ठीक, सिकंदर लोदी और मोहम्मद बिन तुगलक को हम सभी लोग जानते हैं, वो व्यक्ति जो कि ढेर सारे योजनाओं को लाने वाला था, लेकिन उसकी योजनाएं असफल हो गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसे इतिहास में पागल सुल्तान के तौर पर या विविधताओं वाला एक कई सारी उपाधियां दी गई हैं। खिज्र खां की बात करते हैं तो खिज्र खां सिकंदर लोदी वंश का जो से पहले वंश है, जिसे सैयद वंश कहा जाता है, उसका संस्थापक है और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं जो 3 नंबर का सवाल है। सवाल है, हु फाउंड द सिटी ऑफ आगरा? किसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई? मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोदी, खिज्र खां या इल्तुतमिश? देखिए, दिल्ली सल्तनत की जो प्रारंभिक राजधानी रही है वो तो लाहौर रही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। आगे चलकर इस राजधानी को बदल दिया गया और इसे दिल्ली कर दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन जैसे जैसे राजपूताना की ताकत बढ़ती चली गई, तो अब राजपूतों की बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत पर एक प्रकार से नियंत्रण, एक प्रकार से अंकुश बनाए रखने के लिए आगरा जैसे शहर को स्थापित करना और राजधानी बनाने का जो काम किया गया, वो काम किया गया सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक, 2 चीज ध्यान रखिएगा। आगरा शहर की स्थापना, सवाल पूछा गया आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो मैं यहां पर आपके लिए ईयर भी लिख दे रहा हूं। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की गई है और यहीं पर आपको लिख के मैं फिर से बता देता हूं कि 1506 में इसे राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है ना, दोनों ईयर याद रखिएगा। 1504 स्थापित होने वाला साल है, जबकि 1506 राजधानी के तौर पर बनाया गया है। ठीक है ना, ये काम सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया है। खिज्र खां के बारे में अभी हम लोग ने चर्चा किया था कि वो सैयद वंश, जो कि लोदी वंश से ठीक पहले का वंश है, उसका संस्थापक है। मोहम्मद तुगलक, तुगलक वंश का एक ऐसा शासक, देखिए 2 चीजें हैं। अगर हम लोग मोहम्मद तुगलक को याद करें तो बहुत ही पढ़ा लिखा, हाईली एजुकेटेड, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़े लिखे योग्य व्यक्तियों में आता है, लेकिन योजनाओं के सफलता के कारण इसे पागल कहा गया। और इल्तुतमिश वो जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत और ताकतवर बनाने का काम किया। अगले सवाल की ओर चलते हैं भाई। अगला सवाल है, इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग हुज रेन? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री हैं और ये भारत की यात्रा करते हैं, और जब ये भारत पहुंचे हैं तब उस वक्त जो दिल्ली सल्तनत का शासक है उसे मोहम्मद तुगलक के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, इब्न बतूता की जो प्रसिद्ध किताब है उसे हम लोग रेहला के नाम पर जानते हैं। मैं यहीं पे किताब का भी नाम लिख दे रहा हूं आपके सामने, रेहला। इब्न बतूता की प्रसिद्ध किताब है रेहला, जिसे कुछ जगहों पर किताबुल रेहला भी कहा जाता है। ठीक है, तो इब्न बतूता दिल्ली आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आते हैं और करीब करीब 9 साल तक, यानी 1342-41 के आसपास आए हैं और करीब 9 साल तक, 42 के आसपास तक आए और 9 साल तक रुकने के बाद ये चले गए हैं दिल्ली से बाहर, यानी कि ये चीन की ओर चले गए और फिर उसके बाद अपने मोरक्को वापस चले गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में आए हुए। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाकी अगर गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात कर लें तब तक, तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक वो शासक है जिसने दिल्ली की जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए सबसे पहली बार नहर बनवाने का काम किया है। फिरोज तुगलक ने तो कई सारे डिपार्टमेंट बनवाए, जैसे दीवाने बंदगान है, दीवाने खैरात है, दीवाने इंशा है। पढ़ाई लिखाई के लिए उसने ढेर सारे मदरसे स्थापित करवा रखे हैं। तो उचित रूप से, यानी लोगों को निःशुल्क चिकित्सा वगैरह मिल जाए, तो दारुल शफा जिसे सरकारी अस्पताल कहा जाता है, उसकी स्थापना किया हुआ है।
अगले सवाल की ओर चलते हैं भाई। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या तुगलक शाह? तो देखिए, जौनपुर शहर की स्थापना जिस व्यक्ति ने की है, जिस शासक ने की है, वो व्यक्ति है फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो जौनपुर शहर की स्थापना की गई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसकी याद में की गई, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जौनपुर शहर की स्थापना जिसकी याद में किया गया वो मोहम्मद बिन तुगलक है। और मैं यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम भी लिख दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। कुछ किताबों में जूना खां लिखा है और कुछ किताबों में जौना खां लिखा हुआ है। ठीक है, जूना खां या जौना खां, तो जो भी मान ले, अमूमन जौना खां लिखा मिलता है किताबों में। इसी जौना खां के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना की गई। ये बनारस के पास का शहर है और दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में, इन मेडिवल इंडिया, दिल्ली और मुगलों के शासनकाल में जौनपुर को एक उपाधि दी गई है। मैं उपाधि को भी लिख दे रहा हूं और वो है शिराज ए हिंद। यानी कभी आपसे सवाल ये पूछा जाए कि मध्यकालीन भारत में जौनपुर शहर को क्या उपाधि दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा शिराज ए हिंद कहा जाता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो फिरोज तुगलक के द्वारा की गई। किसकी याद में की गई, तो अपने बड़े भाई, ये इनके चचेरे बड़े भाई हैं, रियल भाई नहीं है, अपने बड़े भाई जौना खां के नाम पर। जौना खां का दूसरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा जौना खां का दूसरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। और इसी जौनपुर से आगे चलकर शेर शाह सूरी जैसे व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई की और काफी बड़े पद तक, यानी कि वो भी करीब करीब 5 साल के लिए हिंदुस्तान का शासक भी बना। सूर वंश की उसने स्थापना तक किया हुआ है। जौनपुर आज भी कहीं ना कहीं अगर याद किया जाए, देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका अपना एक महत्व है, एक स्थान रखता है। और प्रसिद्ध जो अटाला मस्जिद है वो इसी जौनपुर में ही बनवाई गई थी इब्राहिम शाह शर्की के जमाने में। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अगला सवाल है, Who first imposed जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स? सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक? तो देखिए, जजिया कर की बात करें तो जजिया जो कर है ये नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता है। अगर हिंदुस्तान के रेफरेंस में बात किया जाए तो अमूमन लिखा और बताया जाता है कि हिंदुओं पर लगाया गया। ठीक है, अब चूंकि हिंदू ज्यादा है, बहुसंख्य देश है हिंदुओं का भारत हमारा, तो वो बात मान ली जाएगी। लेकिन जजिया कर नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर है जो कि अरब से निकला हुआ है और इसके बाद ये भारत तक में प्रवेश कर गया है। मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 में सिंध पर आक्रमण किया, कुछ समय तक सिंध के कुछ जगहों पर उसका कब्जा भी बना हुआ है, तो उसने सबसे पहली बार जजिया कर वहां लगाना शुरू कर दिया। आगे चलकर धीरे धीरे जब ढेर सारे टैक्स कम हुए या कई सारी दिक्कतें या परेशानियां आई, तो कुल मिलाकर फिरोज तुगलक के द्वारा, जब फिरोज तुगलक ने 24 प्रकार के कर खत्म किए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस शुरू हो रही है। तो फिर क्या किया जाए, तो अपने प्रधानमंत्री की सलाह पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, यानी हम लोगों का जो आंसर है वो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया गया। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर पहली बार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले तक ब्राह्मण लोगों पर जजिया कर नहीं लगाया गया था। ब्राह्मण, अपंग यानी कि जो विकलांग लोग हैं, विधवाएं हैं, बुढ़े हैं, बच्चे हैं, इन लोगों पर जजिया कर नहीं लगता था। लेकिन ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पहली बार जजिया कर को इंपोज कर दिया गया। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, फिर वही कहीं ना कहीं गलती से रिपीट हो गया। चलिए उसके आगे चलते हैं। 8वें नंबर का सवाल है हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली व्हेन विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड? यानी विजयनगर की जब स्थापना हो रही है तो दिल्ली का शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, तो देखिए ध्यान रखिएगा, विजयनगर की स्थापना, पहले तो हम लोग जान ले कि आंसर ही देख लेते हैं फिर इसके बाद चर्चा करते हैं। तो देखिए विजयनगर की जब स्थापना हो रही है 1336 में, तो फिर दिल्ली का जो शासक है वो आपका जो शासक है वो आप मोहम्मद बिन तुगलक है।
थोड़ा सा ईयर को हम लोग ठीक कर लेंगे, है ना। ईयर थोड़ा सा भी मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं, शायद 1336 ही है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक उस वक्त शासक है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल 1325 से 51, तो हाँ 1336 ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में काम्पिल्य जो कि दक्षिण भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां का गवर्नर विद्रोह कर बैठा है। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना जाती है, पराजित करती है और हरा देती है काम्पिल्य के शासक को। काम्पिल्य के शासक के दो सेनापति हैं जिन्हें हम लोग हरिहर और बुक्का के नाम पर जानते हैं। मैं नाम भी आप लोगों के लिए लिखता चल रहा हूं, हरिहर और बुक्का। ये दो भाई हैं, बेसिकली सगे भाई हैं। तो हरिहर और बुक्का दो भाई हैं। इनको दिल्ली लाया गया है, इनको दिल्ली लाकर इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया गया। कोइंसिडेंटली फिर से काम्पिल्य में विद्रोह हुआ, इन्हीं दोनों भाइयों को फिर से भेजा गया, क्योंकि ये लोग उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए इन लोगों को भेज दिया गया है। और ये वो दौर है जब दोआब में सूखा भी पड़ा हुआ है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बदायूं का जो इलाका है वहां पर उसने कैंप लगा के रखा हुआ है, सूखे में लोगों को, यानी फेमाइन की पोजीशन में लोगों को मदद देने के उद्देश्य से। तो हरिहर और बुक्का को भेजा गया, लेकिन ये दोनों गए, काम्पिल्य के राजा को पराजित भी कर दिया, लेकिन लौट कर नहीं आए, बल्कि इन्होंने खुद का एक नया राजवंश स्थापित कर दिया, जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम पर जाना जाता है। विजयनगर पर 4 अलग अलग डायनेस्टीज रूल करती हैं, जिनमें इन दोनों भाइयों के द्वारा जिस वंश की स्थापना की जाती है उसे संगम, यानी विजयनगर का जो पहला डायनेस्टी हो जाएगा वो संगम वंश हो जाएगा। तो संगम वंश की स्थापना की गई है। संगम वंश नाम इसलिए रखा गया, हरिहर और बुक्का के वंश का नाम संगम वंश इसलिए पड़ा क्योंकि संगम हरिहर और बुक्का के पापा जी का नाम है। तो इन्होंने अपना राजवंश अपने पिता को समर्पित किया है और हरिहर जो बड़ा भाई है वो शासक बन गया है। फिर आगे चलकर बुक्का छोटा भाई, हरिहर की मृत्यु के बाद बुक्का छोटा भाई के राजा के तौर पर गद्दी पर आएगा। तो पूछा जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखिएगा स्थापना की है हरिहर और बुक्का ने। जब हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो ध्यान रखिएगा वो शासक मोहम्मद बिन तुगलक है। दिल्ली विजयनगर पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा है, तो वो संगम वंश है। इसके अलावा 3 और वंश हैं जिन्हें सुलभ, तलुभ और अरविंदु वंश के नाम पर जाना जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। आइन अलाई दरवाजा इज द मेन डोर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार, सीरी का किला, मोती मस्जिद, मोठ मस्जिद या मोती मस्जिद। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले में जो मस्जिद शब्द हिंदी में लिखना चाहिए था वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये मेरी गलती है, मेरी त्रुटि है, जो मुझे हिंदीकरण करने के दौरान लग रहा है गलती हो गई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मस्जिद समझ में आ रहा है, समझ में ही आना इंपॉर्टेंट है। तो अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? देखिए ध्यान रखिएगा, अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार और उसके कुतुब मीनार के बगल में जो आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, तो ये तीनों एक ही कंपाउंड में है। ठीक, तो अलाई दरवाजा बेसिकली जो है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब चूंकि यहां पर तो ऑप्शन है नहीं, तो यहां पर हम लोगों को ऑप्शन देखकर आंसर करना पड़ेगा। तो अलाई दरवाजा हो जाएगा कुतुब मीनार का दरवाजा, यानी हम लोगों का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार का मेन डोर हो जाएगा या मुख्य द्वार हो जाएगा अलाई दरवाजा। ठीक, और यही को आपके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी दरवाजा है, क्योंकि तीनों एक ही कंपाउंड में है। ठीक है, सीरी का किला अलाउद्दीन के द्वारा बनाया गया। मोठ मस्जिद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में बनाई गई है, जो कि मोती मस्जिद है। अब देखिए मोती मस्जिद जो है बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग जो इतिहास में याद करते हैं मोती मॉस्क, ये 2 लोगों ने बनवाया। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया, जबकि दिल्ली की मोती मस्जिद को औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। हु रोट तारीख अलाई, तारीख अलाई की रचना किसने की? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, हसन निजामी या कल्हण। देखिए तारीख अलाई ये किताब का नाम है और तारीख अलाई किताब अलाउद्दीन खिलजी पर लिखी गई है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी कवि है उनका नाम है
अमीर खुसरो। अपने जमाने के बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे अमीर खुसरो साहब। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तारीख अलाई के अलावा आशिका, तुगलकनामा, नूह सिपेह ऐसे ढेर सारी किताबें लिखी हुई हैं। अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता है क्योंकि उनका जो गाने का शैली है ना, जो सूफियाना सॉन्ग का स्टाइल है, उसके बहुत अच्छे सिंगर हुआ करते थे खुसरो साहब। इन्हें निजामुद्दीन औलिया के द्वारा तोता हिंद की उपाधि तक दी गई है। और अमीर खुसरो ने तबला, शतरंज, सितार जैसी चीजों का आविष्कार भी किया है। ठीक है, यानी पुराने जो रहे होंगे खेल खिलौने या म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट रहे होंगे उसको मॉडिफाई करने का काम किया। तो तबला, शतरंज, सितार जैसी चीजों का उन्होंने आविष्कार किया। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। इब्न बतूता की अगर बात करें तो इब्न बतूता साहब भारत के बाहर के रहने वाले व्यक्ति हैं। मोहम्मद तुगलक के दरबार में आए हैं। रेहला जैसी किताब उन्होंने लिखी हुई है। हसन निजामी इल्तुतमिश के दरबार में रहने वाले हैं जिन्होंने ताजुल मासिर नाम की किताब लिखी है। और कल्हड़ के द्वारा प्रसिद्ध किताब लिखी गई है जिसे हम लोग राज तरंगणी के नाम पर जानते हैं। राज तरंगणी जो कि कश्मीर के इतिहास को, यानी कश्मीर के अलग अलग राजवंशों के इतिहास को लिखा गया है और इसमें 8 तरंगों का प्रयोग किया गया है। यहां पर जो तरंग शब्द है उनको करंट या वेव मत समझिएगा। तरंग का मतलब है अध्याय। पिछली क्लास में हम लोग तरंग पर चर्चा भी कर चुके थे, कहीं एक जगह पर इसका उल्लेख आया था तो मैंने चर्चा किया था। तो 8 अलग अलग अध्याय में लिखी गई। ठीक, तो ये हम लोगों का दिल्ली सल्तनत का 2 पार्ट था जिसे हम लोगों ने पूरा कर लिया। आप अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई लिखाई को और मजबूती से आगे बढ़ाइए, अच्छा करिए, बेहतर करिए, जीवन को सुरक्षित रखें, सुरक्षित रहें और सुनहरा बनाने का जो प्रयास है, जो कोशिश है, उसे लगातार बनाए रखें। हम लोगों की ओर से, इन्फो कैप्सूल की ओर से जो भी आपको मदद चाहिए या जो भी मदद हम कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो हम आपके लिए करते रहेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।